अध्याय 6 लकी। तलवार की रोशनी अप्रत्याशित गति परिवर्तनों के साथ चमकती थी। रोशनी यादृच्छिक क्षणों में मंद और उज्ज्वल होती थी। कभी कभी पूरी ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित होती थी, जबकि कभी कभी यह तलवार की रोशनी की हर किरण में अलग हो जाती थी। ये तलवार मार्क्विस हवेली की प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में से एक थी। इसे ब्राइट मून तलवार कला कहा जाता था। मानव स्तर की खेती के कमरे में बिपिन ने तलवारबाजी का अभ्यास करना शुरू किया, लेकिन इसके अत्याचारी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में उसके शरीर के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति अविश्वसनीय गति से भस्म हो गई। पूरी ब्राइट मून तलवार कला का अभ्यास करने से पहले ही उसने पाया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति पहले ही समाप्त हो चुकी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के बिपिन ने तुरंत अपनी लंबी तलवार को म्यान में रखा और इस गुप्त कक्ष के दाईं ओर एक कोने में चला गया। वहां एक पीले रंग का कैटेल हैसॉक था। ये लोगों को अद्वितीय गुरुत्वाकर्षण से बिना किसी रुकावट के अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस पाने के लिए बनाया गया था। कैटेल हैसॉक पर बैठकर बिपिन ने स्वर्गीय निर्माण कौशल और एक का उपयोग करना शुरू कर दिया। आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह सभी दिशाओं से उसके पास आया और उसके 8 अतिरिक्त मेरिडियन के माध्यम से उसके डेंटियन में एक हास्यास्पद गति से एकत्रित हुआ। 10 मिनट के बाद बिपिन फिर से खड़ा हो गया। उसकी समग्र आध्यात्मिक शक्ति पहले से भी अधिक शक्तिशाली होकर शिखर पर पहुंच गई थी। जैसा कि मैंने सोचा था कि स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने के लिए स्वर्गीय सृजन कौशल की गति सामान्य साधना की तुलना में कहीं अधिक तेज है। इसका मतलब है कि आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने की गति निश्चित रूप से तेज है। ये सच है क्योंकि जब आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया जाता है तो एक सामान्य योद्धा शिखर तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि वह ठीक होने में कई घंटे न बिताए। मुझे केवल 10 मिनट चाहिए। बिपिन की आंखें खुशी से चमक उठीं। यह अन्य साधनों की तुलना में स्वर्गीय सृजन कौशल की एक और प्रभावशाली शक्ति थी। साधना की गति उतनी ही तेज थी जितनी आध्यात्मिक शक्ति को बहाल करने की गति थी, और मानव स्तरीय साधना कक्ष में ये पुनर्प्राप्ति गति साधना के दौरान धोखा देने वाले उपकरण के समान ही थी। ये ज्ञात होना चाहिए कि आध्यात्मिक शक्ति को समाप्त करने और फिर इसे पूरी तरह से पुनर्प्राप्त करने की प्रक्रिया साधना के लिए बहुत सहायक थी। एक पूर्ण चक्र करने से एक साधारण योद्धा भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति में काफी सुधार कर सकता है जब भी वह ऐसा करता है। बिपिन स्वर्ग को चुनौती देने वाली साधना पद्धति अपनाए, इसलिए आध्यात्मिक शक्ति में उसका सुधार अधिक होगा। जैसे ही वह शिखर पर पहुंचा, उसने तुरंत देखा कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति में बहुत सुधार हुआ है। मानव स्तर की साधना कक्ष में साधना करने का ये लाभ था। साधारण योद्धाओं के लिए आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्त करने की उनकी गति बहुत धीमी थी, इसलिए उनके लिए दिन में अधिकतम 2 चक्रों से अधिक पूरा करना प्रभावी नहीं था। इसके अलावा इस कक्ष में साधना करना निराशाजनक और असहनीय था। आमतौर पर बहुत कम शिष्य यहाँ साधना करना चुनते हैं। कभी कभी कुछ शिष्य जो किसी बाधा को तोड़ नहीं पाते थे, वे यहाँ आते हैं और इस कक्ष में गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके बलपूर्वक तोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे बिपिन ने 4 साल पहले एक बार इस मानव स्तर की साधना कक्ष में साधना की थी, जब वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को इकट्ठा नहीं कर पाया था। मैं जिस स्वर्गीय सृजन कौशल की साधना करता हूँ, वह आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्त करने की मेरी गति को अकल्पनीय बनाता है। अन्य लोग दिन में केवल 2 बार ही साधना चक्र पूरा कर सकते हैं, जबकि मैं दिन में कम से कम 20 बार पूरा कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि मेरी साधना सामान्य योद्धाओं की गति से कम 10 गुना होगी। स्वर्गीय सृजन कौशल की साधना गति काफी तेज थी। इसके अलावा मानव स्तरीय साधना कक्ष की सहायता से उसकी
साधना गति इतनी तेज होती कि वह 1 या 2 दिन में दिव्य पथ के दूसरे स्वर्ग में प्रवेश कर सकता था। मुझे योद्धा बनने में दूसरों की तुलना में 4 साल अधिक लगे, इसलिए मुझे आम लोगों की तुलना में अधिक मेहनत करनी चाहिए ताकि मैं अब पीछे न रह जाऊं। बिपिन की आंखों से एक तेज रोशनी फूट पड़ी। तब से वह मानव स्तरीय साधना कक्ष में साधना में पूरी तरह से डूब गया। साधना चक्र उसकी आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से समाप्त करने के साथ शुरू हुआ और इसे अपने चरम पर पुनः प्राप्त करने के बाद समाप्त हुआ। प्रत्येक चक्र ने उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को और बेहतर बनाने में मदद की। इसके अलावा वह लगभग हर दिन दर्जनों साधना चक्र पूरे कर सकता था। साधना की गति भी सामान्य योद्धाओं की तुलना में 10 गुना तेज थी, संभवतः इससे भी अधिक। 10 दिन पलक झपकते ही बीत गए। तलवार मंडप के द्वार के सामने धमाका। एक गहरी दुर्घटना की आवाज के साथ एक तलवार मंडप शिष्य को लगातार आकाश में फेंक दिया गया। वह जमीन पर भारी होकर गिर पड़ा। हाहा, तलवार मंडप शिष्य इतने कमजोर। हंसी बैंगनी वस्त्र पहने एक युवक की थी। वह स्पष्ट रूप से स्वॉर्ड पवेलियन का शिष्य नहीं था, फिर भी वह स्वॉर्ड पवेलियन के द्वार के सामने दबंगई से खड़ा था। उसकी बातें सुनकर उसके आसपास के कई शिष्य नाराज हुए, लेकिन कुछ नहीं कर सके। मुझसे पहले छठे चरण तक पहुंचने और मुझसे अधिक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने में कोई बड़ी बात नहीं है। पराजित शिष्य खड़ा हुआ और आक्रोश से बोला, यह एक तथ्य है कि आप पराजित हो चुके हैं, फिर भी आप इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। क्या स्वॉर्ड पवेलियन के सभी शिष्य आप जैसे हैं? युवक ने व्यंग्यात्मक नज़र से उस हत्यारे की नज़र को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। क्या उसने बिपिन को स्वॉर्ड पवेलियन की ओर जाते हुए देखा और फिर उसे एक दुष्ट मुस्कान दी? हमेशा की तरह बिपिन स्वॉर्ड पवेलियन में साधना करने आया था। हालांकि जैसे ही वह स्वॉर्ड पवेलियन के दरवाजे पर आया, क्या वह युवा पवेलियन मास्टर बिपिन है? अचानक एक मजाकिया आवाज आई। बिपिन रुक गया और उसने बैंगनी वस्त्र पहने युवक को थोड़ी बंद आंखों से देखा। उसे इस युवक का थोड़ा सा आभास हुआ। वह जानता था कि उसका नाम बिपिन है, लकी, और वह रेड मार्शल हॉल का एक उत्कृष्ट शिष्य था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह जानता था कि लकी को मेघना से प्यार था और वह हर समय उसे खुश करने की कोशिश करता था। लेकिन दुर्भाग्य से मेघना 4 साल तक बिपिन के साथ रही थी ताकि वह स्वॉर्ड पवेलियन की 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं का अध्ययन कर सके। इससे लकी ईर्ष्या के कारण बिपिन से बहुत नफरत करने लगा। लकी को जियान लैन और मेघना के कारण बिपिन से लड़ने का कभी मौका नहीं मिला। तलवार हाथ में होने पर उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। नाम अच्छा है, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो, लकी ने बिना किसी संकोच के बिपिन पर व्यंग्य किया। इसके अलावा तुम मेघना का प्यार भी पाना चाहते हो। ये हंस का मांस खाने की कोशिश करने वाले मेढक की तरह है। तुम्हें खुद को देखना चाहिए। मेघना को ऐसे कचरे से प्यार क्यों होगा जो आध्यात्मिक शक्ति भी विकसित नहीं कर सकता? बिपिन ने लकी की ओर देखा। क्रोधित होने के बजाय वह व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा और कहा, तुम सही हो, मेरे जैसे लोग मेघना के लायक नहीं हैं। मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। उसे मुझे दे दो। लकी पहले तो हैरान हुआ और फिर उग्र हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उसे देने के लिए तुम्हारे जैसे कचरे की जरूरत है? बिपिन ठंडे स्वर में हंसा और बिना कोई दूसरा शब्द कहे वह वापस स्वॉर्ड पवेलियन की ओर चल दिया। कचरा वहीं रुक गया। लकी ने दहाड़ लगाई। बिपिन ने उसे अनदेखा किया और चलता रहा। कमीने, तुमने मुझे अनदेखा करने की हिम्मत कैसे की? लकी ने डांटा। उसका चेहरा विकृत हो गया था। उसने अपना शरीर हिलाया और एक हथेली बिपिन की पीठ की ओर लगी। अपनी पीठ के पीछे हवा को देखते हुए बिपिन अचानक ठंडी आंखों
से पीछे मुड़ा। उसके दाहिने हाथ ने शक्तिशाली और जोरदार तरीके से मुक्का मारा, जैसे आध्यात्मिक शक्ति तुरंत उसके अंदर से फूट पड़ी। मेरे रास्ते से हट जाओ। जैसे ही बिपिन दहाड़ा, उसकी आवाज़ उसके हाथ की ताकत के साथ बाहर निकली। बिपिन की मुट्ठी लकी की हथेली से टकरा गई। धमाका। बिपिन कुछ कदम पीछे हट गया, जबकि लकी को भी एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि उसे केवल एक कदम पीछे धकेला गया था। लकी पूरी तरह से चौंक गया। लकी ने कैसे उभरी हुई आंखों से बिपिन को घूरा। उसने बहुत जोर से मारने की हिम्मत नहीं की थी, इसलिए हथेली में बहुत ज्यादा शक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी एक साधारण व्यक्ति इसे आसानी से सहन नहीं कर पाएगा, जबकि बिपिन ने उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। तीसरा कदम वह कम से कम आध्यात्मिक पथ के तीसरे चरण या यहाँ तक कि तीसरे चरण के शिखर तक पहुँच गया है। लकी ने भयभीत होकर कहा। अध्याय 7 इच्छाधारी सोच। तलवार मंडप के सामने बिपिन और लकी के अलावा बड़ी संख्या में तलवार मंडप के शिष्य थे। उन्होंने सबने देखा कि क्या हुआ और भ्रमित महसूस किया। उसने लकी को पीछे धकेल दिया। ये कैसे हो सकता है? आत्मिक पथ के छठे चरण का शिखर। लकी आध्यात्मिक पथ के छठे चरण के शिखर पर है। भले ही उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया हो, लेकिन कोई भी साधारण व्यक्ति इसे नहीं झेल सकता है। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि लकी को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था। तीसरा कदम उसकी साधना आध्यात्मिक पथ के तीसरे चरण पर है। क्या बिपिन ने आध्यात्मिक शक्ति एकत्र की है और योद्धा बन गया है? क्या उसकी साधना तीसरे चरण पर है? आत्मा पथ का। ये चौंकाने वाला था। सभी तलवार मंडप के शिष्य आश्चर्यचकित थे। सिर्फ 10 दिन पहले बिपिन ने कोई आध्यात्मिक शक्ति एकत्र नहीं की थी, लेकिन अब केवल 10 दिन बीतने के बाद उसने न केवल आध्यात्मिक शक्ति एकत्र की थी, बल्कि आत्मा पथ के तीसरे चरण तक साधना भी की थी। 10 दिनों में वह निरंतर सफलताओं के बाद योद्धा बनने से लेकर आत्मा पथ के तीसरे चरण तक पहुंच गया था। इसका क्या मतलब था? वे नहीं जानते थे कि बिपिन ने स्वर्गीय सृजन कौशल की साधना की थी और उसे एक साधारण व्यक्ति नहीं माना जा सकता था। उसके पास स्वर्ग को चुनौती देने वाली साधना पद्धति थी। 10 दिन पहले हालांकि उसने अभी आध्यात्मिक शक्ति एकत्र की थी, लेकिन स्वर्गीय सृजन कौशल के साथ उसकी साधना की गति सामान्य लोगों की तुलना में तेज थी। और इसके अलावा उसने मानव स्तर की साधना कक्ष में उन्मत्त और हताश साधना की थी, जहां बिपिन के लिए एक दिन की साधना सामान्य लोगों के लिए दर्जनों दिनों की साधना के बराबर थी। 10 दिनों के बाद उसे दिव्य पथ के पहले स्वर्ग से दिव्य पथ के तीसरे स्वर्ग तक सीधी सफलता मिली थी। बेशक उसे अभी सफलता मिली थी और वह केवल तीसरे स्वर्ग तक ही पहुंचा था। लकी को लगा कि वह पहुंच गया है। आत्मा पथ के तीसरे चरण का शिखर ये था कि उसने स्वर्गीय सृजन कौशल की खेती की थी, इसलिए उसकी ताकत उसी स्तर के अन्य योद्धाओं की तुलना में काफी अधिक थी। बच्चे, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें कम आंका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन आत्मा पथ के केवल तीसरे चरण से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सामने तुम अभी भी कचरा हो। लकी ने बिपिन को घूर कर देखा। उसकी हथेलियों से उभरी आध्यात्मिक शक्ति से पता चला कि वह पूरी ताकत से जा रहा था। बिपिन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। चाहे जो भी हो, वह किसी ऐसे व्यक्ति के हमले का सामना नहीं कर सकता था जो अब आत्मा पथ के छठे चरण के शिखर पर खेती करता है। इस समय तुम क्या कर रहे हो? एक धीमी गड़गड़ाहट हुई। फिर एल्डर हरीश अपने ग्रे लबादे में तलवार मंडप से बाहर आए। एल्डर हरीश कई तलवार मंडप शिष्यों ने एक साथ सम्मानपूर्वक सलामी दी। एल्डर को देखकर लकी तुरंत रुक गया और उसने अपना रूप बदल लिया। उससे उभरी हुई दुर्जेय आध्यात्मिक शक्ति वापस खींच ली गई। उसी समय उसने एल्डर हरीश को सलामी दी।
हम एल्डर हरीश ने लकी को देखा और सूंघा। तुम लकी हो, वो आध्यात्मिक पथ के छठे चरण के शिखर पर साधना। आप उसी स्तर पर शिष्यों के बीच बहुत अच्छे हैं। थोड़ी गहरी साधना पर भरोसा करके आप तलवार मंडप के सामने अपनी ताकत दिखा रहे हैं। क्या आपको सच में लगता है कि तलवार मंडप में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपसे निपट सके? मेरी हिम्मत नहीं है। लकी ने तुरंत अपना सिर हिलाया और ठंडा पसीना नीचे गिर गया। उसे बहुत पता था कि भले ही तलवार मंडप की स्थिति तलवार मार्क्वेस हवेली में स्पष्ट रूप से कम हो गई हो, तलवार मंडप के 4 महान बुजुर्ग जो आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में थे, हवेली की रीढ़ थे। विशेष रूप से एल्डर हरीश, उनकी ताकत वर्तमान तलवार मार्क्वेस हवेली में शीर्ष 3 में बिल्कुल थी। इतने मजबूत आदमी का सामना करना, भले ही वह अभिमानी था, लेकिन उसने असभ्य होने की हिम्मत नहीं की। अब यहाँ से चले जाओ, एल्डर हरीश ने डांटा। ठीक है, लकी ने तुरंत जवाब दिया। लेकिन जब वह जा रहा था तो उसने बिपिन की तरफ देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बिपिन, मैंने सुना है कि तुम मेघना को खोजने गए थे जिस दिन उसे नए तलवार मंडप मास्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। 2 महीने में वार्षिक स्वॉर्ड मार्क्वेस टोकन बैटल के लिए साहसपूर्वक एक व्यक्तिगत चुनौती पेश की। पहले तो आसपास के सभी लोग हैरान रह गए। ये पहली बार था जब वे ये सुन रहे थे। उन्होंने बिपिन की ओर देखा। 2 महीने बाद बिपिन मेघना को चुनौती देगा? क्या यह एक मजाक था? इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मूर्ख और अभिमानी हैं, लेकिन मैं कभी भी आपके जैसे मूर्ख और अभिमानी व्यक्ति से नहीं मिला। आत्मा पथ के तीसरे चरण के साथ ही आप वास्तव में मेघना को हराने के बारे में सोच रहे हैं, जो गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में है। हाँ, मेरी हंसी मुझे मार रही है। लकी चला गया, लेकिन उसकी बेईमान हंसी तलवार मंडप के सामने गूंज उठी। बिपिन बस एक उदासीन भाव के साथ वहां खड़ा था। कई लोगों ने अपनी आंखों में पछतावे के साथ उसे देखा। कुछ की आंखें लकी की तरह ही उपहास और तिरस्कार से भरी हुई थीं। यहाँ तक कि एल्डर हरीश भी शांत जटिल भाव से बिपिन को देख रहे थे। 2 महीने में वह मेघना को चुनौती दे रहा है। क्या बिपिन आत्मा पथ के तीसरे चरण में अपनी साधना पर भरोसा करने जा रहा था? तलवार मंडप के सभी शिष्यों ने सोचा कि यह बिपिन के लिए केवल इच्छाधारी सोच थी। लकी के जाने के बाद एल्डर हरीश ने बिपिन को आंख मारी और तुरंत वे तलवार के हॉल के अंदर चले गए। मंडप, युवा मंडप मास्टर, बधाई हो। 4 साल के प्रयास के बाद आखिरकार आप एक असली योद्धा बन गए हैं। एल्डर हरीश मुस्कुराए। उन्होंने अभी अभी तलवार मंडप के बाहर जो कुछ भी हुआ था वह सब देखा था और निश्चित रूप से लकी को बिपिन द्वारा पीछे धकेलते हुए देखा था। लेकिन योद्धा होना ही काफी नहीं है, बिपिन ने उदास स्वर में कहा। एल्डर हरीश ने बिपिन को गंभीरता से देखा और युवा मंडप मास्टर से पूछा कि क्या आप वास्तव में मेघना के साथ तलवार मार्क्वेस टोकन लड़ाई में लड़ना चाहते हैं? हाँ, ये प्रतियोगिता अपरिहार्य है, बिपिन ने दृढ़ता से कहा। एल्डर हरीश ने सोचा कि यह असंभव है। मंडप के युवा मास्टर, आपको पता होना चाहिए कि योद्धा की साधना के दौरान प्रत्येक स्तर की सफलता बहुत कठिन होती है। इसमें बहुत लंबा समय भी लगेगा, केवल 2 महीने। जहां तक मुझे पता है, पूरे तलवार मार्क्वेस हवेली में केवल एक ही व्यक्ति जिसने 2 महीने में इतनी बड़ी प्रगति की थी। वह मंडप मास्टर आपके पिता थे। जब मंडप मास्टर 2 महीने में युवा थे तो वे आत्मा पथ के दूसरे चरण से आत्मा पथ के छठे चरण तक पहुंच गए थे। उन्होंने 4 स्तरों की सीधी सफलता प्राप्त की थी, जो बहुत प्राकृतिक व्यवस्था को चुनौती दी। पवेलियन मास्टर को इतनी सफलता इसलिए मिली क्योंकि सबसे पहले तो उनके पास खेती के लिए एक बेहतरीन उपहार था और साथ ही स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन से बड़ी संख्या में गोलियों का समर्थन था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि पवेलियन मास्टर ने वे 2 महीने ग्लेडिएटर एरेना
में बिताए और लगभग हर दिन विरोधियों के साथ युद्ध में भाग लिया। अखाड़े में जीवन और मृत्यु से संघर्ष करने के कारण ही वह इतनी तेजी से प्रगति कर सका। हालांकि पवेलियन मास्टर को केवल स्पिरिट पाथ के दूसरे चरण से स्पिरिट पाथ के छठे चरण तक ही सफलता मिली। एल्डर हरीश ने बिपिन को घूर कर देखा, लेकिन वह अपने निर्णय से थोड़ा भी विचलित नहीं हो सका। बेशक वह समझ गया कि एल्डर हरीश ने क्या कहा। उसके पिता को स्पिरिट पाथ के दूसरे चरण को पार करने और स्पिरिट पाथ के छठे चरण तक पहुंचने में 2 महीने लग गए थे, जो अविश्वसनीय था। हालांकि वह जो करने जा रहा था वह बहुत कठिन था। मेघना पहले से ही गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में है। मुझे कम से कम दिव्य पथ के 7वें स्वर्ग के स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता है। फिर स्वर्गीय सृजन कौशल और मेरी तलवारबाजी के साथ साथ आत्माभक्षण गुप्त कौशल मेरे लिए उसे हराना संभव है। और दिव्य पथ के तीसरे स्वर्ग से दिव्य पथ के 7वें स्वर्ग तक यह एक ही है कि उन्हें दोनों को 4 स्तरों को पार करने की आवश्यकता है। लेकिन यह आत्मा पथ के दूसरे चरण से आत्मा पथ के छठे चरण तक उससे कम से कम 10 गुना कठिन है। लेकिन मैं एक विद्रोही साधक हूँ। मेरा हर कदम सामान्य से अलग होगा और प्राकृतिक व्यवस्था की अवहेलना करेगा। अन्य लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मेरे लिए यह संभव है। बिपिन ने अपना मन बना लिया था। उसकी आंखें और अधिक दृढ़ हो गईं। ये देखकर एल्डर हरीश ने पूछा, क्या तुम सच में कोशिश करना चाहते हो? बेशक, लेकिन मैं सिर्फ कोशिश नहीं करूंगा, मैं उसे 2 महीने में हरा दूंगा। बिपिन की आंखें गंभीर थीं। उस स्थिति में मैं और कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। एल्डर हरीश ने अपनी छाती से एक जेड बॉक्स निकाला और फिर उसे खोला। जेड बॉक्स के अंदर 2 दूधिया सफ़ेद गोलियां थीं। अध्याय 8 प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना गोली। आत्मा साधना की गोली। बिपिन को क्षण भर के लिए आश्चर्य हुआ, लेकिन तुरंत उसने अपना सिर हिला दिया। ये ठीक नहीं लगता, खुशबू बहुत तेज है। ये कोई साधारण गोली नहीं हो सकती। क्या ये प्रथम श्रेणी की गोली हो सकती है? आत्मा साधना की गोलियां विशेष रूप से आत्मा पथ क्षेत्र में योद्धाओं द्वारा ली जाती थीं। यह उस स्तर के योद्धाओं की साधना में बहुत सहायता करेगी। हालांकि आत्मा साधना की गोलियां 2 प्रकार की थीं। प्रथम श्रेणी की गोलियां सामान्य गोलियों की तुलना में 10 गुना दुर्लभ और अधिक प्रभावी थीं। इसके अलावा इसमें लगभग कोई अशुद्धियां नहीं थीं, इसलिए कोई योद्धा बिना किसी चिंता के इसका उपयोग कर सकता था। एक प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली एक अनमोल खजाना थी। बाजार मूल्य में सैकड़ों साधारण गोलियां भी प्रथम श्रेणी की गोली से मेल नहीं खा सकती। स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन के पिल रिफाइनिंग रूम में कई कीमियागर थे, लेकिन कोई भी प्रथम श्रेणी की गोली बनाने में कामयाब नहीं हुआ। यही कारण है कि हवेली में कोई नहीं था। अगर वास्तव में इसकी आवश्यकता थी, तो हवेली इसे केवल ग्लैडिएटर एरिना से ही खरीद सकती थी। बिपिन को उम्मीद नहीं थी कि एल्डर हरीश के पास एक प्रथम श्रेणी की स्पिरिट कल्टीवेटिंग गोली होगी। अकेले 2 की तो बात ही छोड़िए, मैंने ग्लैडिएटर एरिना से इन 2 प्रथम श्रेणी की स्पिरिट कल्टीवेटिंग गोलियों को खरीदने के लिए काफ़ी कीमत चुकाई। मैं एक अच्छा शिष्य खोजने और उसे ये गोलियां देने की योजना बना रहा था। मुझे नहीं लगता था कि स्वॉर्ड पवेलियन में इतना बड़ा संकट आएगा, इससे पहले कि मैं एक भी शिष्य ढूंढ पाऊं। इसलिए मैं ये 2 गोलियां आपको सौंपता हूँ, यंग मास्टर। मुझे उम्मीद है कि ये आपके काम आएंगी। एल्डर हरीश ने मुस्कुराते हुए कहा। एल्डर हरीश। बिपिन ने एल्डर हरीश की ओर देखा, लेकिन गोलियां लेने के लिए अपने हाथ नहीं बढ़ाए। प्रथम श्रेणी की स्पिरिट कल्टीवेटिंग गोली बेहद शक्तिशाली होती है। स्पिरिट पाथ दायरे में एक योद्धा को गोली को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए आम तौर पर 1 महीने की आवश्यकता होती है, और अब आपके पास है 2। यह आपके लिए इन 2 गोलियों को पूरी तरह से
अवशोषित करने के लिए पर्याप्त समय है। मुझे विश्वास है कि यह आपकी साधना में बहुत मदद करेगी, बस उन्हें ले लो, एल्डर हरीश ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद, बिपिन ने दिखावा किए बिना जेड बॉक्स को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। एल्डर हरीश, निश्चिंत रहें, जब तक मैं जीवित हूँ तलवार मंडप नहीं रहेगा। 2 महीने में मैं तलवार मार्क्विस टोकन लड़ाई में सभी के सामने लाल मार्शल हॉल की मेघना को ठीक से हरा दूंगा। मैं सभी को बता दूंगा कि तलवार मंडप मास्टर केवल तलवार मंडप का शिष्य हो सकता है। जब वह बात कर चुका था, बिपिन मुड़ा और एक बार फिर से एक साधना कक्ष में कदम रखा। केवल इस बार वह पृथ्वी स्तर की साधना कक्ष में प्रवेश किया। तलवार मंडप में 3 बड़े साधना कक्षों में से एक। एल्डर हरीश बिपिन को साधना कक्ष में चलते हुए देखते हुए जमीन पर जड़वत रहे। धीरे धीरे उनके चेहरे पर मुस्कान की एक झलक दिखाई दी। युवा मास्टर का स्वभाव वास्तव में मास्टर के समान है। जिद्दी, हाँ, मंडप मास्टर बस था जिद्दी के रूप में। लेकिन मेघना को सिर्फ 2 महीनों में हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि लगभग असंभव है। एल्डर हरीश ने अपना सिर हिलाया। उसी दिन मेघना को स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसके साथ लड़ाई की थी। उन्होंने महसूस किया कि कम उम्र के बावजूद उसके पास असाधारण शक्ति थी। बहुत पहले असाधारण आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में पहुंच जाने के बाद सामान्य गहन आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र वाले योद्धा के लिए 20 आंदोलनों के लिए उसके खिलाफ लड़ाई जारी रखना लगभग असंभव होगा। फिर भी मेघना सफल रही। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि हमारे युवा मास्टर 2 महीनों में चमत्कार का प्रबंधन करेंगे। यह एक खुशी का अवसर है कि उन्होंने एक योद्धा बनने के लिए आध्यात्मिक शक्ति को संघनित किया है। मुझे गोल्डन ड्रैगन पैलेस में उस व्यक्ति को बताना होगा। पृथ्वी स्तर की खेती के कमरे का भारी दबाव मानव स्तर की खेती के कमरे की तुलना में कहीं अधिक था। कमरे के अंदर बिपिन के शरीर के भीतर आध्यात्मिक शक्ति और भी तेजी से भस्म हो गई। फिर भी उसने अपनी छाया के साथ अपनी ईथर और तरल तलवारबाजी का अभ्यास जारी रखा, जो उसके कार्यों को दर्शाता है। उसने जिस तलवारबाजी का इस्तेमाल किया वह ब्लू क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट थी, जो कई शीर्ष रहस्यमय कलाओं में से एक है। स्वॉर्ड पवेलियन से मेघना ने एक बार स्वॉर्ड पवेलियन की सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं का गहन स्तर पर प्रदर्शन किया था, जिससे स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन में सभी लोग स्वॉर्ड प्रिंसिपल्स में उसकी प्रतिभा पर आश्चर्यचकित हो गए थे। वे उसकी प्रशंसा करने में इतने व्यस्त थे कि वे भूल गए थे कि यह बिपिन ही था जिसने उसे तलवार की सभी कलाएं सिखाई थीं। वह स्वॉर्ड प्रिंसिपल्स का सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अब मेघना को पूरे स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन द्वारा नंबर 1 स्वॉर्ड प्रिंसिपल प्रतिभा के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन वह भी स्पष्ट रूप से समझ गई थी कि वह स्वॉर्ड प्रिंसिपल्स में उससे अनगिनत गुना अधिक प्रतिभाशाली था। उदाहरण के लिए ब्लू क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट को लें। उसने वास्तव में इसे बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया था, जबकि उसका प्रदर्शन एक छोटे बच्चे की चाल की तरह था। उसकी तलवारबाजी के अभ्यास ने उसकी आध्यात्मिक शक्ति की खपत को तेज कर दिया था, लेकिन वह तैयार था और उसने पहले ही एक प्रथम श्रेणी की आत्मा कल्टीवेटिंग गोली निगल ली थी। अमृत अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। एक लेने के बाद सामान्य योद्धा को इसके प्रभावों को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए 1 महीने या उससे अधिक समय की आवश्यकता होगी। बिपिन स्वर्गीय की मदद से क्रिएशन स्किल ने पहले ही महसूस कर लिया था कि गोली उसके पूरे शरीर में तेजी से प्रवाहित हो रही है। सिर्फ एक रात में उसने प्रथम श्रेणी की स्पिरिट कल्टीवेटिंग गोली के लाभों को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। इससे उसे दिव्य पथ के चौथे स्वर्ग में सीधे प्रवेश करने का मौका मिला। दिव्य पथ के चौथे स्वर्ग। बिपिन ने अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। कल ही उसने दिव्य पथ के तीसरे
स्वर्ग को पार किया था और आज एक और सफलता प्राप्त की। यह प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली की शक्ति के साथ साथ स्वर्गीय सृजन कौशल के चमत्कारों के कारण संभव हुआ। दूसरों को जिस गोली को अवशोषित करने में 1 महीने या उससे अधिक समय लगता था, उसे उसने एक रात के भीतर अवशोषित कर लिया। स्वर्गीय सृजन कौशल वास्तव में जादुई है। स्वर्गीय सृजन कौशल के साथ मुझे वास्तव में प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली के महान प्रभावों को अवशोषित करने के लिए केवल 1 दिन की आवश्यकता थी। यदि मेरे पास और अधिक है तो उसकी आंखें लाल हो गईं जब उसने इस बारे में सोचा। मुझे वे प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोलियां चाहिए। जितनी अधिक होंगी उतना अच्छा होगा। बिपिन का दिल इन विचारों से जल रहा था। कम समय में अवशोषित होने वाली प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली ने उसकी साधना में बहुत सुधार किया। बेशक उसे और अधिक की प्यास थी। क्या अफसोस है कि वे गोलियां इतनी आसानी से नहीं मिल पाईं। प्राप्त करें। स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन भी इन गोलियों का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है। शायद केवल ग्लेडिएटर एरिना ही भूटान प्रांत में इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में सक्षम है। बिपिन ने खुद से कहा। ग्लेडिएटर एरिना एक विशाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स था और भूटान प्रांत में उच्च दर्जा प्राप्त था। अगर स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन को सामग्री या यहाँ तक कि गोलियों की थोक में आवश्यकता होती तो वे निश्चित रूप से उन चीजों को ग्लेडिएटर एरिना से खरीदते। इस बीच लोगों को ग्लेडिएटर एरिना के बारे में जो चीज़ सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी वह थी इसके द्वंद्व और जीवन मरण की लड़ाई। उदाहरण के लिए बिपिन के पिता ने 2 महीने की अवधि में ग्लेडिएटर एरिना में कई लड़ाइयों का अनुभव किया और उस समय में बहुत प्रगति की। ये गोलियां इतनी महंगी हैं कि वे इस समय मेरी पहुंच से बाहर हैं। अगर ऐसा है तो मेरे पास केवल एक ही दूसरा रास्ता है। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसे आजमाना होगा। बिपिन ने अपनी हथेली में बची एकमात्र प्रथम श्रेणी की आत्मा कल्टीवेटिंग गोली को दृढ़ता से घूरते हुए कहा। पागलपन और इच्छा ने उसके चेहरे पर रंग भर दिया। एक द्वंद्वयुद्ध का कारण ग्लेडिएटर एरिना ने इतना ध्यान आकर्षित किया कि योद्धाओं के बीच लड़ाई और कत्लेआम के लिए द्वंद्वयुद्ध हुआ। अध्याय 9 ग्लेडिएटर एरिना। हालांकि भूटान प्रांत तियान्यान प्रांत के 108 प्रांतों में से एक था, फिर भी इसका क्षेत्र बहुत बड़ा था। स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन को भूटान प्रांत के भीतर सबसे मजबूत बल के रूप में सार्वजनिक रूप से मान्यता दी गई थी, लेकिन वास्तव में एक और मजबूत बल था। हालांकि यह बल कम प्रोफाइल रखता था और कभी भी लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था, इसलिए सबसे मजबूत बल का खिताब स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन को दिया गया। वह पालौकिक बल कोई और नहीं बल्कि ग्लेडिएटर एरिना था। कहा जाता है कि ग्लेडिएटर एरिना के पीछे देवभूति राजवंश के राजघराने थे। वह अखाड़ा जो वास्तव में सबसे मजबूत बल था, देवभूति राजवंश के हर प्रांत और काउंटी में मौजूद था। भूटान प्रांत में ग्लेडिएटर एरिना इसके बिल्कुल बीच में स्थित था। सफ़ेद वस्त्र पहने और लंबी तलवार लिए एक नकाबपोश व्यक्ति ग्लेडिएटर एरिना में घुसा। एक परिचारक ने उसका स्वागत किया और कहा, महामहिम, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मैं एक द्वंद्व चाहता हूँ, बिपिन ने उत्तर दिया। द्वंद्व? परिचारक ने बिना किसी आश्चर्य के अपनी भौहें उठाईं। ग्लेडिएटर एरिना में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, जिनमें द्वंद्व सबसे आम कार्यक्रम था। कृपया मुझे अपना नाम और साधना स्तर बताएं, परिचारक ने कहा। मेरे साधना स्तर के लिए मुझे नान कहें। कलाई के एक झटके से बिपिन से आध्यात्मिक शक्ति का एक जेट फूट पड़ा। आत्मापथ का चौथा चरण। परिचारक ने हल्के से मुस्कुराया। इस स्थान पर द्वंद्व के लिए असंख्य योद्धा आते थे। परिवर्तनकारी समुद्री क्षेत्र या यहाँ तक कि गोल्ड कोर क्षेत्र के योद्धाओं ने भाग लिया था। बिपिन के स्तर के योद्धा बहुत आम थे। आप क्या शर्त लगाना चाहते हैं? श्री बिमल, परिचारक ने पूछा। ये बिपिन ने लकड़ी का बक्सा निकाला और उसे खोला।
आत्मा साधना की गोली परिचारक ने एक नज़र में आइटम को पहचान लिया, लेकिन इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। कुछ सेकंड बाद उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। यह एक प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली है। श्री बिमल, चलो बात करते हैं, दूसरी जगह मेरे पीछे आओ, सेवक ने अपनी आवाज कम करते हुए कहा। बिपिन ने अपना लकड़ी का बक्सा हटा दिया और सिर हिलाया। वह सेवक के पीछे एक गुप्त कक्ष में गया जहां एक और सेवक इंतजार कर रहा था। सेवक ने काले वस्त्र पहने हुए थे जो स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र में उच्च दर्जा रखते थे। श्री बिमल, हमारा क्षेत्र देवभूति राजवंश के हर शहर में संचालित होता है और हमारे नियम सुप्रसिद्ध हैं। मुझे विश्वास है कि आप भी इसके बारे में जानते हैं, काले वस्त्र वाले सेवक ने बिपिन की ओर देखते हुए कहा। मैं समझता हूँ, जब आप जीवन या मृत्यु द्वंद्व में भाग लेते हैं तो आपकी जीत और जीवन आपकी जिम्मेदारी है। बिपिन ने सिर हिलाया। उस स्थिति में मैं जल्द से जल्द आपके लिए एक उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी की व्यवस्था करूंगा। जहां तक उस प्रथम श्रेणी की आत्मा कल्टीवेटिंग गोली की बात है, तो कृपया इसे अभी मुझे दे दे। काले वस्त्र वाले सेवक ने बिपिन की ओर देखा। निश्चित रूप से बिपिन पहले से ही मानदंडों से अवगत था और उसने गोली सौंपने में संकोच नहीं किया। क्या मैं जान सकता हूं कि अगर मैं जीतता हूं तो मुझे कितनी प्रथम श्रेणी की आत्मा कल्टीवेटिंग गोलियां मिल सकती हैं? हमारे क्षेत्र में ये हमेशा 1 से 1 होता है। यदि आप एक गोली पर दांव लगाते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप केवल एक ही जीतेंगे। यदि आप आश्वस्त हैं तो निश्चित रूप से आप द्वंद्व जारी रख सकते हैं, काले वस्त्र पहने नौकर ने कहा। 1 से 1 बिपिन ने भौहें सिकोड़ी और अपना सिर हिलाया। यह बहुत धीमा है। मेरे पास इस तरह से द्वंद्व करने का समय नहीं है। क्या आपके पास अन्य विशेष द्वंद्व हैं जो मुझे एक बार में अधिक प्रथम श्रेणी की आत्मा कल्टीवेटिंग गोलियां जीतने की अनुमति देंगे? विशेष द्वंद्व? हाँ, हमारे पास हैं। काले वस्त्र पहने नौकर ने सिर हिलाया। यदि आप अधिक गोलियां जीतना चाहते हैं तो केवल एक ही तरीका है, वह रैंक स्किपिंग चुनौती है। नौकर की मुस्कान कभी नहीं डगमगाई। रैंक स्किपिंग चुनौती में जीत 10 गुना भुगतान करती है। दूसरे शब्दों में, यदि आप जीतते हैं तो आपको 10 गोलियां मिलेंगी, लेकिन यह एक आसान चुनौती नहीं है। हमारे चुनौतीकर्ता सफल नहीं होते और उनमें से अधिकांश मर जाते हैं। रैंक स्किपिंग चुनौती। बिपिन की अभिव्यक्ति काली पड़ गई। दिव्य पथ के चौथे स्वर्ग में होने के कारण उसे स्पिरिट पथ के 5वें चरण में योद्धाओं से लड़ना था जो अखाड़े में द्वंद्व करना चाहते थे। हालांकि मैं केवल चौथे स्वर्ग में हूँ, लेकिन मेरा स्वर्गीय सृजन कौशल मेरे साथियों से अधिक मजबूत है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति भी स्पिरिट पथ के चौथे चरण में आम योद्धा से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। 5वें चरण की तुलना में अभी भी एक बड़ा अंतर है, लेकिन मुझे मार्शल आर्ट तकनीक में एक फायदा है। बिपिन को अपनी तलवारबाजी पर पूरा भरोसा था। मेरी तलवारबाजी आध्यात्मिक शक्ति में अंतर की भरपाई करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। इसके अलावा मेरे पास मेरा तुरुप का पत्ता भी है। बिपिन की आंखें अपना निर्णय लेने के बाद चमक उठीं। ठीक है, मैं रैंक स्किपिंग चुनौती लूंगा। कृपया मेरे लिए इसकी व्यवस्था करें। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ढीले बैंगनी लबादे पहने हुए ग्लेडिएटर एरेना में प्रवेश किया। पर्यवेक्षक। नमस्कार पर्यवेक्षक। जब भी नौकर गुजरते थे, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने विनम्रता के साथ अपना सम्मान व्यक्त किया। क्या कोई विशेष रूप से दिलचस्प द्वंद्व चल रहा है? उस व्यक्ति ने एक नौकर से पूछा। सर, आप सही समय पर आए हैं। हम बहुत जल्द ही एक अनोखा जीवन और सौदा द्वंद्व करेंगे। एक योद्धा आत्मा पथ के 5वें क्षेत्र में है, लेकिन दूसरा चौथे क्षेत्र में है। उसकी सफलता भी हाल ही में हुई लगती है, नौकर ने उत्तर दिया। ओह, एक रैंक स्किपिंग चुनौती। बैंगनी पोशाक वाले व्यक्ति ने एक भान उठाई और सिर हिलाया जैसे कि वह उत्सुक
था मैं जाकर इसे देखूंगा। इस विशाल स्थान के केंद्र में एक ब्लूस्टोन एरिना के चारों ओर बड़ी संख्या में दर्शक जमा थे। सभी रैंक स्किपिंग चुनौती से उत्सुक थे। बैंगनी पोशाक वाले व्यक्ति ने भीड़ के बीच एक सीट पाई और ब्लूस्टोन एरिना को घूरते हुए बेतरतीब ढंग से देखा। इतने सारे दर्शकों के साथ ब्लूस्टोन एरिना का माहौल शोर से अराजक था। भीड़ ने शोर मचाया जब उन्होंने गंदे बालों वाले एक काले चमड़े वाले व्यक्ति को एरिना में कदम रखते देखा। भाला शैतान, भाला शैतान। बहुत सारे दर्शकों ने जयकारे लगाए और पूरे क्षेत्र को भर दिया अखाड़ा। वह आदमी अपने लंबे भाले के साथ अखाड़े में खड़ा था। उसकी पीतल की घंटी जैसी आंखें भीड़ को घूर रही थीं। वह अचानक मुस्कुराया और उसके सफ़ेद दांत और क्रूरता से भरी अभिव्यक्ति दिखाई दी। स्पीयर डेविल को ग्लेडिएटर एरिना का विशेषज्ञ माना जाता था। स्पिरिट पाथ के 5वें चरण में उसने अत्यंत क्रूर रणनीति का उपयोग करके जीवन मृत्यु की लड़ाई में 2 समान स्तर के योद्धाओं को मार डाला था। अपने भाले के उत्कृष्ट उपयोग के कारण उसे ऐसा उपनाम दिया गया था। अखाड़े के दूसरी ओर एक नकाबपोश बिपिन अपनी लंबी तलवार के साथ चुपचाप खड़ा था। उसकी खुली आंखें उसके क्रूर प्रतिद्वंद्वी पर टिकी हुई थीं और उससे आने वाले दबाव को उत्सुकता से महसूस कर रही थीं। बिपिन गंभीर दिखाई दिए। वह जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी स्पिरिट पाथ के 5वें चरण में केवल एक योद्धा नहीं था। तथ्य ये है कि वह इस पागल क्षेत्र में 2 द्वंद्व जीत सकता था, जिसका मतलब था कि उसकी ताकत कहीं अधिक थी। वह वास्तव में स्पीयर डेविल के साथ लड़ना नहीं चाहता था, खासकर जीवन मृत्यु की लड़ाई में। अगर उसे ऐसा करने की जरूरत न हो, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार समय उसके पक्ष में नहीं था। उसकी अनूठी पहचान आसानी से पहचानी जा सकती थी। स्वॉर्ड मार्क्वेस मेंशन से अपनी तलवार कला के माध्यम से पहचाने जाने योग्य, वह इस क्षेत्र में द्वंद्व युद्ध के बाद द्वंद्वयुद्ध में भाग नहीं ले सकता था। इससे उसके पास केवल एक ही विकल्प बचा, रैंक स्किपिंग चुनौती लेने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालना और एक ही बार में सभी प्रथम श्रेणी की आत्मा कल्टीवेटिंग गोलियां जीतने की कोशिश करना। मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना नकाबपोश बच्चे। यह शायद तुम्हारा पहली बार ग्लेडिएटर एरिना में लड़ना है, लेकिन तुम मुझसे मिलने के लिए वास्तव में बदकिस्मत हो। स्पीयर डेविल ने बिपिन को ठंडी निगाह से देखा, जैसे कि वह एक शिकारी था जो अपने शिकार को देख रहा था। एपिसोड 10 ग्लेडिएटर एरेना में सभी तरह के लोग थे, जिसमें बिपिन जैसे लोग भी शामिल थे, जिन्होंने अपनी पहचान छिपाई हुई थी। इसलिए कोई भी उसे जगह से बाहर नहीं निकाल पाता था। बहुत हो गई बातें, चलो लड़ते हैं। बिपिन की आवाज़ ठंडी थी। जैसे ही उसने अपना वेप पूरा किया, उसकी आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही बढ़ रही थी। स्पिरिटी पथ का चौथा चरण स्पीयर डेंटल स्तंभ था और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तुम मुझे कम आंकने की हिम्मत करते हो। स्पीयर डेविल ने लगातार 2 समान स्तर के योद्धाओं को हराने के बाद खुद को बहुत मजबूत मान लिया, लेकिन अब उसका प्रतिद्वंदी स्पिरिट पथ के चौथे चरण का योद्धा था। जब उसने इस पर विचार किया तो वे अचानक गुस्से में आ गए। भाड़ में जाओ। उसका लंबा भाला ड्रैगन की तरह हवा में घुस गया, जिससे एक तीखी ध्वनि उत्पन्न हुई। अगले ही पल स्पीयर डेविल ने उसके और उसके प्रतिद्वंदी के बीच 10 मीटर का अंतर भी कम कर दिया। बिपिन कितनी तेजी से चौंक गया, लेकिन उसकी अपनी हरकतें धीमी नहीं हुई। उसने अपनी लंबी तलवार को तुरंत मायान से बाहर निकाला और एक तलवार की छाया बनाई, जो उसे पकड़ने के लिए बहुत तेजी से अपनी प्रतिद्वंदी पर झपटा मारा, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी और उसकी ताकत को चरम पर पहुंचा दिया। तलवार और भाले की टक्कर के साथ तीखी खनक की आवाज़ आई। बिपिन ने अपनी कलाई घुमाई और अपनी लंबी तलवार को आगे की ओर झुकाया। एक
भूतिया उछलती हुई हरकत के साथ तलवार भले के शरीर को पार कर गई। भाला शैतान के हाथ की ओर बढ़ गई। ये तलवार कला उसके आश्चर्य में भाला शैतान का अपने प्रतिद्वंदी के प्रति तिरस्कार तुरंत गायब हो गया। हालांकि ये सिर्फ एक साधारण तलवार की हरकत थी, उसने महसूस किया कि विपिन के पास अद्भुत तलवारबाजी है। बाहर निकालो, उसने लंबे भाले को पकड़ते हुए अपनी बाहों को जोर से नीचे झटकते हुए कहा। उसकी भयानक ताकत ने तुरंत विपिन के हमले को पीछे धकेल दिया। वे पलटकर जवाबी हमला करना चाहता था। चाहे वे तुम्हारा भाला हो या आकृति, वे बहुत अनाड़ी है। आओ और मेरा लक्ष्य बनो। विपिन की आवाज़ उसके कानों में आई। उसके बाद एक के बाद एक उसकी अलौकिक तलवार की छाया आई, तेज और तेज और तेज। ये इतना तेज था कि आध्यात्मिक पद के चौथे चरण में एक योद्धा से बाहर आना असंभव लग रहा था। इसके अलावा विपिन की तलवारबाजी भी लगातार बाधित हुई। स्पीयर डेविल को वापस लड़ने का मौका नहीं दिया। क्या शानदार तलवारबाजी है, भयानक ये तलवारबाजी। अखाड़े में एक के बाद एक उद्गार उठने लगे। भीड़ जितनी थी कि ये लड़ाई स्पिरिट पथ के चौथे क्षेत्र की योद्धा और स्पिरिटित पथ के पांचवें चरण के योद्धा के बीच एक रैंक स्प्रिंग चुनौती थी। आमतौर पर ऐसी लड़ाइयों में कोई आश्चर्य नहीं होता। आखिरकार चौथे चरण और पांचवें चरण के बीच इतनी बड़ी असमानताएं थी। हालांकि जब दोनों ने लड़ाई शुरू की तो हर कोई हैरान रह गया। स्पिरिट पथ के पांचवें चरण में मौजूद स्पीडियर डेविल वास्तव में स्पिरिट पथ के चौथे चरण में नकाबपोश योद्धा द्वारा पूरी तरह से हरा दिया गया। दिलचस्प ढीले बैगनी वस्त्र में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अखाड़े में द्वंद्व को देखकर मुस्कुराया। नकाबपोश योद्धा को एक युवा व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन उसके पास वास्तव में शानदार तलवारबाजी है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसकी तलवार कला को तलवार मंडप की गिनती हुई पत्ती तलवार कला होना चाहिए। वे केवल एक सामान्य प्रथम श्रेणी की तलवार कला है, लेकिन उसे इस पर बहुत अच्छी पकड़ है और वे इसे महान ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम है। उसका हर कदम बिना किसी अनावश्यक अलंकरण के साथ है। इसे पता चलता है कि उसे तलवार कला की बहुत अच्छी समझ है और उसका आधार ठोस है। हर सिद्धांतों में उसकी प्रतिभा असाधारण है, क्योंकि इतनी कम उम्र में ही उसके पास ऐसी तलवारबाजी है। दूसरे ओर स्पीयर डेविल नामक व्यक्ति ने जिस तरह से अपने भाले का इस्तेमाल किया वे बहुत ही घटिया था। अगर उसकी आध्यात्मिक शक्ति मजबूत न होती तो वे शुरू में ही हार जाता। ढीले बैगनी लवादे में मध्यम आयु वर्ग की व्यक्ति ग्लेडिएटर एरेना का पर्यवेक्षक था और अपनी स्थिति में के समान ही दूरदर्शिता का आनंद लेता था। एक नज़ारे में ही वे विपिन की तलवारबाजी की महानता के साथ साथ तलवार सिद्धांत में उसकी प्रतिभा को समझने में कामयाब हो गया। वे व्यक्ति गलत नहीं था। विपिन के पास वास्तव में उल्लेखनीय तलवारबाजी था। अगर वे आश्वस्त नहीं होता तो वे रैंक स्पेरिंग चुनौती नहीं लेता। एरेना में लड़ाई एक व्यक्ति के पक्ष में था। ये कैसे हो सकता है? उसकी तलवार इतनी तेज कैसे हो सकती है? मैं आत्मपथ के पांचवें चरण में हूँ, लेकिन मैं उसकी गति को भी नहीं पकड़ सकता। स्पेडियर डेविल हैरान था, लेकिन जल्द ही उत्तेजित हो गया। आहा! एरिना में विपिन के बार को अनदेखा करते हुए उसने तुरंत अपनी सबसे शक्तिशाली मारक चाल दिखाई, जिसमें भयानक मारक क्षमता थी। देखे, स्पेडियर डेविल अपनी अंतिम चाल का उपयोग कर रहा है। यह क्लाउड फिशिंग स्पेडियर की तेरी शैलियाँ है। एरेना के नीचे कोई चिल्ला रहा था। क्लाउड फिशिंग
स्पीयर की 13 शैलियों एक निरंतर हमला था जिससे प्रत्येक पहले वाले को तुलना में अधिक भयंकर और शक्तिशाली था। ये एक अनोखी चाल थी जिसमें स्पीयर डेविल को प्रसिद्धि दिलाई। शक्ति इतनी भयंकर थी कि विपिन भी घबराया बिना नहीं रह सका। उसने निरंतर और भयानक भाले के हमले का विरोध करने के लिए तुरंत अपनी लंबी तलवार का उपयोग किया। एक ही सांस में 12 भाले के हमले को रोकने के बाद उसकी भुजाएं शून्य हो गई। इस बीच स्पीयर डेविल ने अपनी शक्ति को इकट्ठा कर लिया और इसे अंतिम स्तर तक पहुंचा दिया, जो सबसे शक्तिशाली और सबसे भयानक 13वां भाला हमला था। मर जाओ, डेविल ने क्रूरता से चेहरा मोड़ते हुए चिल्लाया। भाड़ में जाओ। विपिन की आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। बर्फीली तलवार की छाया चमकी और फिर एक बार से गायब हो गई। छाया अल्पकालीन रूप से तेज थी, अविश्वसनीय रूप से इतनी तेज ज्वलंत लाल हवा में फैल गया। डेविल की क्रूर मुस्कान उसके चेहरे पर बनी रही, लेकिन उसकी आंखें आक्रोश और अनिच्छा से भरी थी। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसके गले के महत्वपूर्ण हिस्से पर एक अलग तलवार का घाव दिखाई दे रहा था। डेविल स्पिरिट पथ के 5वें क्षेत्र का योद्धा था जिसने लगातार 2 जीवन मृत्यु की लड़ाई जीती थी, मारा गया। विपिन डेविल की लाश के पास खड़ा था और भारी सांस ले रहा था। क्या करीबी कॉल थी। ये वास्तव में योद्धा था जो ग्लैडिएटर एरिना के वध करते हैं। पागलपन उसकी हड्डियों में अंकित है। उसने वास्तव में मेरी तलवारबाजी से दाव जाने के बाद जीवन दर जीवन लड़ने का विकल्प चुना। मैं उसकी पागलपन से मेल नहीं खा सकता। सौभाग्य से मेरे पास मेरा तुरुप का पत्ता था, अन्यथा आज मेरी मृत्यु हो जाती। विपिन ने आह भरी। अखाड़े के नीचे हर कोई स्तब्ध और हैरान था। अनेक दर्शक अविश्वसनीय में अखाड़े को देखते हुए अपनी सांसें रोके हुए थे। नहीं एक को उम्मीद था कि डेविल एक शक्तिशाली योद्धा था जिसने लगातार 2 लड़ाइयाँ जीती थी और वे स्पिरिट पथ के 4थे चरण में एक योद्धा के हाथों मारा जाएगा। रैंकिंग चुनौती वास्तव में सफल रही। दर्शकों के बीच ढीले बैगनी वस्त्र में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के चेहरे पर आखिरकार भाव बदल गए। पहले वे केवल दिलचस्पी लेते हुए दिखाई दे रहे था, लेकिन अब वे गंभीर दिख रहा था। अगले ही पल जो तलवार कला का इस्तेमाल किया, क्या वे बेनामी तलवार कला है?